अब हम शुरू करते हैं अपना मोस्ट टाइम के टॉपिक क्रिस्टल विज्ञान क्या है। क्रिस्टल विज्ञान के 3 नियम लिखिए। ये क्वेश्चन सभी प्रकार की यूनिवर्सिटी में बार बार पूछा जा चुका है। अथवा में आ सकता है शॉर्ट नोट्स के रूप में। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। अंतराफलक कोणों की स्थिरता का नियम, ये देखो आप सागर में पूछा गया है। परिमेय घातांक का नियम तथा वायसंक एवं मिलर सूचकांक। उसके बाद और आगे क्वेश्चन है शॉर्ट नोट्स में सममिति का नियम या क्रिस्टल के सममिति तत्व। अथवा में आ सकते हैं इसके अलावा क्रिस्टल में सममिति के तत्व की व्याख्या सममिति नियम के आधार पर कीजिए। तो ये जो अपन क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं ये पेज नंबर 109 पे आपके नोट्स में दिया हुआ है। आप वहाँ से इसकी स्टडी अच्छे से कर सकते हो। क्वेश्चन पढ़ने से पहले सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा क्रिस्टल विज्ञान की परिभाषा। तो हम जनरली बोल सकते हैं क्रिस्टल विज्ञान रसायन शास्त्र की या विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्रिस्टल के गुणों, संरचना व ज्यामिति का अध्ययन कर सकते हैं। तो मैंने क्या बताया, 3 चीज़ें। क्या बताऊं? अगर हमें क्रिस्टल विज्ञान को समझना है तो उसके लिए हमें 3 नियम को समझना ज़रूरी है। जब भी हम किसी भी क्रिस्टल की ज्यामिति, उसकी संरचना और उसके गुणों के बारे में कुछ बोल सकेंगे। वो तीनों नियम को हम क्रिस्टल विज्ञान के 3 नियम कहते हैं और वो तीनों नियम पेपर में पूछे जा सकते हैं, अलग अलग भी और साथ में भी। तो अब देखो 3 नियम क्या होते हैं बेटा। एक होता है अंतराफलक कोणों की स्थिरता का नियम, एक होता है परिमेय घातांक का नियम, एक होता है सममिति का नियम। तो हम पहले पढ़ते हैं अंतराफलक कोणों की स्थिरता का नियम। मैं बता दूं फलक क्या होता है। किसी भी क्रिस्टल को बनाने के लिए हमें फलक से ही शुरू करना पड़ता है। सबसे पहले हम रचक कण लेते हैं जो आपस में सहयोग करके फलक बनाते हैं और उन फलकों को अब ध्यान में रखते हुए हम अपने नियम को आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है किसी दिए हुए पदार्थ के क्रिस्टल के बाहरी तल को बनाने वाले फलक सदा एक निश्चित कोण पर एक दूसरे को काटते हैं, भले उनकी साइज और फलकों के आकार भिन्न हो। तो आप इस परिभाषा को यहाँ अच्छे समझ सकते हो। ये क्या है, क्रिस्टल का बाहरी तल है, ये फलक आपस में समान है, ये फलक भी आपस में समान है, ये फलक भी आपस में समान है। इसको हम बोलते हैं परफेक्ट क्रिस्टल। परफेक्ट क्रिस्टल्स को हम इसलिए बोल रहे हैं कि इनके सभी फलक आपस में समान हैं और इनके जो मध्य कोण होगा वो भी आपस में क्या होगा, समान होगा। ये ज़रूरी नहीं कि जब फलक समान हो जब भी उनकी कोण भी समान होंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये 2 फलक आपस में समान है, ये 2 समान है, ये भी 2 समान है, मगर ये फलक इससे अलग है, ये फलक इससे अलग है, फिर भी आपस में कोण का मान क्या हो रहा है, 120 ही बन रहा है। यहाँ पर भी आपस में कोण का मान 120 बन रहा है और यहाँ पर भी आपस में कोण का मान 120 बन रहा है। इससे भी समझ में आता है फलक का साइज समान हो या अलग अलग हो, मगर उनके मध्य जो भी कोण बनेगा उसका मान सदैव स्थिर होगा। इसलिए हमने बोला गया है अंतराफलक कोणों की स्थिरता का नियम। मतलब अंतराफलक के मध्य जो कोण बनता है वो हमेशा स्थिर ही होता है। दूसरे शब्दों में लिखा गया है किसी पदार्थ के क्रिस्टल के समान फलकों के बीच कोणों का मान सदैव स्थिर रहता है। सामान्यतया देखा गया है कि क्रिस्टल फलक असमान रूप से विकसित होते हैं और किंतु 2 निकटवर्ती फलकों के कोण समान होता है। यहाँ देखो ये छोटा फलक है, फिर ये बड़ा फलक है, फिर ये छोटा फलक है, ये उसके समान फलक है, फिर ये बड़ा फलक है, छोटा फलक है। मतलब जब इस क्रिस्टल की संरचना का बनाई गई होंगी तो सबसे पहले छोटा फलक बना होगा, फिर बाद में ही बड़ा फलक का निर्माण हुआ होगा। तो ये हमारा होता है अंतराफलक कोणों की स्थिरता का प्रथम नियम। अब हम दूसरे नियम की तरफ चलते हैं। दूसरा नियम पढ़ाने से पहले मैं आपको समझा दूँ, इस नियम के अंतर्गत हमें 2 मोस्ट एमपी टॉपिक कवर करना है। वो वायसंक है और मिलर अंक है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, जो आपको मैं उसका वीडियो कल भेजने वाला हूँ। तो हम शुरू करते हैं अंतखंड की परिमेयता या परिमेय घातांक का नियम। ये क्रिस्टल विज्ञान का दूसरा नियम है।
यहाँ लिखा हुआ है यह क्रिस्टल विज्ञान का दूसरा नियम है। इसे जे हाय ने सन 1784 में प्रस्तुत किया था। इसके आधार पर फलकों का नामकरण किया जा सकता है। इस नियम के अनुसार क्रिस्टल अक्ष पर क्रिस्टल के किसी फलक के अंतखंड या तो इकाई अंतखंड ABC के बराबर होते हैं या उनके सरल गुणांक होते हैं। अब ये जो दो लाइन लिखी है इसको समझने के लिए हमें डायग्राम को ध्यान में रखना होगा। आप ये डायग्राम को थोड़ा ध्यान में रखिए। आप यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ दो त्रिभुज है, एक ABC त्रिभुज है और एक KLM त्रिभुज है। कितने त्रिभुज है? दो त्रिभुज। बोलो कौन कौन से? ABC और KLM। अब इन त्रिभुजों को हम ध्यान में रखते हुए है और आपको बताया गया था इससे पहले कि जो उनकी कोण लंबाई है या अंतखंड है, एक तो वो इकाई होगा या उसका सरल गुणक होगा। तो आपको मैं बता दूं, इस डायग्राम को देखने पर आपके सामने कुछ बातें क्लियर होंगी। जो हमारा त्रिभुज ABC है उसके 3 अंतखंड है। कौन कौन से अंतखंड है आप देखिए। ये जो त्रिभुज का ये OA है, क्या है? O केंद्र बिंदु है और ये A है। ये एक अंतखंड है। इसकी लंबाई कितनी है? A है। मतलब अंतखंड क्या हुआ इसका? A हुआ। इसी प्रकार O भी होगा, उसकी लंबाई, उसका अंतखंड क्या होगा? स्मॉल b होगा। उसी प्रकार क्या होगा? OC होगा, उसकी अंतखंड की लंबाई क्या होंगी बेटा? C होंगी। तो ये क्या होगी? इकाई हो गई। मतलब अगर हमसे पूछा जाए कि त्रिभुज ABC के लिए अंतखंड की तो हम क्या लिखेंगे? A अंतखंड अनुपात B अंतखंड अनुपात C। और इनका मान, सबका मान क्या है? इसका भी इकाई है, इसका भी इकाई है, इसका भी इकाई है। अब इसी प्रकार हम, ये त्रिभुज ABC था, इसी प्रकार अब हम त्रिभुज KLM पर विचार करते हैं। अब आप देखो, जो हमारा त्रिभुज है KLM, तो अब हम आपको बता दूं कि हम करना क्या है। अब आप यहाँ ध्यान देना कि जो हमारा त्रिभुज है, कौन सा बेटा? KLM। ये जो हमारा त्रिभुज है KLM, जो हमारा त्रिभुज है KLM, अब हम इसके लिए अंतखंड पढ़ेंगे। देखो, एक अंतखंड क्या होगा? O से L। एक अंतखंड क्या होगा? O से M। एक अंतखंड क्या होगा? O से K। तो KLM हो गया। अब इन अंतखंड की जो लंबाई है या कोण दूरियों कितनी होंगी, तो उसको हम अंतखंड ही बोलेंगे। अब आप देखो, जो हमारा OL है उसकी लंबाई कितनी है? 2A है। कितनी लंबाई है उसकी? 2A है। उसी प्रकार जो हमारा अंतखंड है वो OM है, उसकी लंबाई क्या है? उसकी लंबाई कितनी है? 2B है। उसी प्रकार जो हमारा अंतखंड OK है, OK, उसकी लंबाई कितनी है? 3C है। तो क्या होगी इसकी लंबाई? 3C हो गई। अगर हम इसे लिखना पड़ेगा, हम क्या लिखेंगे? 2 अनुपात 2B अनुपात 3C। अगर इसका हमके बोला जाए कि इसका क्या निकालो? वाई साइन निकालो। इसका वाई साइन क्या होगा बेटा? इसका वाई अंक होगा 2 अनुपात 2 अनुपात 3। तो क्या होगा इसका? ये वाई अंक हो गया, जो हम कल पढ़ने वाले वाई अंक के बारे में। तो अब देखो, यहाँ पर जो हमारा पहला त्रिभुज है उसका अंतखंड इकाई आता है और जो हमारा दूसरा त्रिभुज है उसका अंतखंड पूर्णांक आता है। मतलब अंतखंड इकाई भी हो सकते हैं और पूर्णांक भी हो सकते हैं, जो हमें यहाँ हमारे पढ़ते वक्त यहाँ पर बोला गया था। क्या बोला गया था? कि किसी क्रिस्टल के अक्ष की क्रिस्टल के किसी क्रिस्टल के अक्ष पर किसी क्रिस्टल के किसी फलक के अंतखंड या तो इकाई अंतखंड होंगे ABC के बराबर होंगे या इसके सरल गुणक होंगे। तो यहाँ इकाई अंतखंड हो गया जो ABC के बराबर, या उसके क्या है? सरल गुणक। 2
अनुपात 2 अनुपात 3। तो ये हमारा हो गया है नियम नंबर 2 का थोड़ा हुआ है। तक शुरू करेंगे। वाइस अंक और मिलर अंक एग्जाम में आते हैं। मैं बता दूं, जो हमारा वाइस अंक होता है उसका व्युत्क्रम मिलर अंक होता है, ये बात आप ध्यान रखें। तो हमें वाइस अंक और मिलर अंक समझने से पहले एक घनी क्रिस्टल पर विचार करना पड़ेगा। मैं सबसे पहले उस घनी क्रिस्टल की आपको कुछ विशेषता बता देता हूँ कि यहाँ हो क्या कह रहा है। आपको डायग्राम में दिख रहा है घनी क्रिस्टल। तो देखो, हम लोग एक घनी क्रिस्टल ABCDEFGH पर विचार करते हैं जिसका केंद्र बिंदु O है। अब हम लोग बात करते हैं जो फलक ABCD है वो x अक्ष पर बनी है और K बिंदु पर वो कटती है। इसी प्रकार हमारी फलक जो है ABEF है जो y अक्ष पर बनी है और L बिंदु पर कटती है। उसी प्रकार हमारी जो फलक है ADEH वो z अक्ष बनी है और A बिंदु पर कटती है। तो इसका अंतखंड क्या होगा? OM, इसका अंतखंड OL और इसका अंतखंड OM, और जो आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। जो घनी क्रिस्टल है, यही मैंने आपको ये बोला कि हमारा जो क्रिस्टल है ABCDEFGH हम उस पर विचार करेंगे और उसमें 3 अक्ष है। एक बार आपको दिखा दूं मैं ये अक्ष कैसे होंगे। ये x अक्ष है, यहाँ ABCD बनेगा और जो K बिंदु पे काटेगा और इसका अंतखंड OK होगा। उसी प्रकार y अक्ष पर ABFE फलक है जो L बिंदु पर कटता है, इसका अंतखंड OL होगा। उसी प्रकार ये z अक्ष पर है जो फलक AEHD पर है, AEHD फलक z अक्ष बनता है जो M पर कटता है और उसके लिए अंतखंड OM होगा, इसके लिए OK होगा, इसके लिए OL होगा और इनका मान क्या होगा? इकाई होगा। अब बात आती है वाइस अंक की। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा x अक्ष है वो इकाई पर कटता है और y और z अक्ष अनंत पर कटेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? वाइस अंक बोलेंगे। अब वाइस अंक का व्युत्क्रम करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? मिलर अंक। तो 1/1 = 1 अनुपात 1 ∞ 0 1 ∞ 0। तो ये क्या हो गया हमारा? हमने सबसे पहले वाइस अंक के व्युत्क्रम को मिलर अंक बोले। ये हमारा वाइस अंक है और ये हमारा मिलर अंक है। इसमें भाग देने पर इसका आंसर 1 आया, इसका आंसर 0 आया, इसका आंसर 0 आया। तो आप समझ जाओगे कि ये अगर हमारा वाइस अंक है तो ये उसका दोनों मिलर अंक है। यहाँ सॉल्व किया गया आंसर को, ठीक है। अगर आपको कोई बोल दे कि आपके पास इस एक वाइस अंक 2 अनुपात 4 3 दिया गया है, तो हम यहाँ 1/2 लिखेंगे, यहाँ 1/4 लिखेंगे और 1/3 लिखेंगे। इसका मान 6 3 4 आता है। यहाँ क्या करेंगे? एक ऐसी संख्या का भाग देंगे जो समान है सब में। तो 12 12 का भाग दे देंगे तो 2 6 12 6 आ गया, 4 से 12 3 आ गया और ये क्या आ गया? 4 आ गया। तो ये क्या हो गया अपना? ये हो गया कौन सा अंक? ये हो गया अपना वाइस अंक और ये हो गया अपना मिलर अंक। तो यहाँ हमारे दोनों नियम कवर हो गए। तो आपको बता दूं मैं, किससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़े थे? क्रिस्टल ज्ञान का प्रथम नियम पढ़े थे, वो क्लियर हो चुका था। अब दूसरा नियम हम लोग पढ़ चुके हैं, वो भी हमारा लगभग क्लियर हो चुका है। एक बार इसको आप नोट्स में देख लेना और ये नोट्स में 110 पेज नंबर पर मिल जाएगा और ये फर्स्ट सेम का MP टॉपिक है। इसको पढ़ना भूलना मत। वाइस अंक और मिलर अंक कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं शॉर्ट नोट्स के बारे में। तो वाइस अंक निकालते कैसे ये मालूम हो गया आपको, और कैसा कैसा क्या लेना सब पता है आपको। कि एक बार मैं रिपीट कर दूं कि हम लोग एक ऐसा क्रिस्टल लेंगे जो हमारा क्या है? ABCDEFGH है। एक हमारा क्रिस्टल है, इसमें 3 अक्ष है x y z। एक अक्ष ABCD फलक पर बनता है और y अक्ष पर ABFE फलक बनता है और z अक्ष पर AEHD फलक बनता है जो K पर कटता है, ये M पे कटता है, ये L पे कटता है और ये M पे कटता है। इसका अंतखंड OK होगा, इसका अंतखंड OL होगा, इसका अंतखंड OM होगा, जिनका मान आपस में इकाई होगा। इस लाइन का मतलब ये है
कि जो हमारा एक्स अक्ष है वो इकाई पे कटेगा और जेड और वाई अक्ष अनंत पे कटेगा। अगर इसका व्युत्क्रम लेंगे तो ये मिलर का बन जाएगा, अब भाग देंगे तो इसका अंक ये आ जाएगा। तो ये वाई अंक का मान है और इसी वाई अंक का ये मिलर अंक का मान है जो आपने कर लिए है। एक बार आप डायग्राम पर फोकस कर दो, मैं बता दूँ आपको कि देखो ये अपना कौन सा है, ए बी सी डी है जो एक्स अक्ष बनता है और के पे कटता है, इसका अंतखंड ओके होगा। इसी प्रकार ये हमारा ए डी ई एच है, फलक है जो वाई जेड पर बनता है और इसका कटान बिंदु एम होगा और अंतखंड ओ एम होगा। उसी प्रकार हमारा जो अक्ष है ए बी ई एफ ये वाई पे बनता है, इसका कटान बिंदु एल होगा और अंतखंड ओ एल होगा। तो ये हमारा हो गया यहाँ तक वीडियो पूरा, और अब जो बचा हुआ तीसरा नियम हो कल पढ़ लेंगे। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्रिस्टल विज्ञान का तीसरा नियम। इसका नाम है सममिति का नियम या क्रिस्टल में सममिति तत्व। यह क्रिस्टल विज्ञान का तीसरा नियम है। इस नियम के अनुसार एक ही पदार्थ से बने सभी क्रिस्टलों में समान सममिति के तत्व पाए जाते हैं। सामान्यतः क्रिस्टलों में 3 प्रकार के सममिति तत्व पाए जाते हैं। आपको मैं बता दूं कि हमने अभी तक 2 नियम को क्लियर कर लिए थे, जिसमें हमारा पहला नियम जो हमने पढ़े थे उसका नाम था अंतरफलक कोणों की स्थिरता का नियम। हमारा दूसरा नियम था परिमेय घातांक का नियम और हमारा तीसरा नियम है सममिति का नियम। मैं बता दूं हमारे जो दूसरा नियम था परिमेय घातांक का नियम, उसमें 2 मोस्ट टाइम टॉपिक गुजरे हैं। एक था वाइस अंक और मिलर अंक, वो पेपर में बार बार पूछे भी जाते हैं। तो ये हम सब कल पढ़ चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे अपना तीसरा नियम। तो इसमें दिया हुआ है कि जो सामान्यतः क्रिस्टल में 3 प्रकार के सममिति तत्व पाए जाते हैं। एक तो सममिति का तल है, दूसरा सममिति का अक्ष है और तीसरा सममिति का केंद्र है। सममिति का तल, सममिति का अक्ष और सममिति का केंद्र। आप देख रहे होंगे ये सममिति का तल है, ये सममिति का अक्ष है और ये सममिति का केंद्र है। तो आप यहाँ पर देखो जो सममिति तल है, अगर आपने इस क्रिस्टल को 2 भागों में यहाँ से डिवाइड किया, जितना इधर आएगा उतना ही इधर भी आएगा। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड करूँ 2 भागों में तो जितना ऊपर उतना ही नीचे। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड करूँ 2 भागों में, जितना इधर उतना ही इधर होगा। मतलब ये बोलना चाहता हूँ मैं, अगर मैं क्रिस्टल को इतना यहाँ से डिवाइड करूँ तो जितना ऊपर आएगा उतना नीचे आएगा। अगर मैं इसको यहाँ से काटूँ तो जितना इधर उतना इधर। अगर मैं इसको ऐसा करके यहाँ से डिवाइड करूँ तो जितना उधर उतना ही इधर भी आएगा। दिख रहा है? तो हम ये बोल सकते हैं कि किसी क्रिस्टल में सममिति की तल 1 से अधिक हो सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि सममिति का तल किसी भी क्रिस्टल में दो ऐसे भागों में विभाजित करता है जो एक दूसरे के समान होते हैं। अतः किसी क्रिस्टल का सममिति तल वह काल्पनिक तल है जो क्रिस्टलों को 2 बराबर भागों में इस प्रकार विभाजित करता है कि उसका एक भाग दूसरे भाग का दर्पण प्रतिबिंब हो। मतलब वो दो भाग ऐसे करेगा इस तल कि जितना भाग इधर है उतना भाग इधर है और दोनों एक में के दर्पण प्रतिबिंब होंगे। जैसा हमारे हाथ होते हैं, जितना इसकी हाथ की लंबाई है उसकी इतनी लंबाई है। अगर मैं इसको आईने में रखूँ, इस हाथ को मैं आईने में रखूँ तो इसका जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा वो लेफ्ट हैंड के हाथ के जैसा बनेगा। मतलब ये हुआ जिधर इतना भाग है उधर ही इतना भाग है। जितना आधा भाग इधर, आधा भाग ऊपर, जितना आधा भाग इधर और आधा भाग इधर। आगे लिखा है किसी भी क्रिस्टल तल में 1 से अधिक सममित तल हो सकते हैं। मतलब इस क्रिस्टल में 1 से अधिक सममित तल हो सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं, अगला है सममिति अक्ष। सममिति का अक्ष किसी क्रिस्टल के अंदर में पाए जाने वाली वह काल्पनिक रेखा है जिस पर यदि किसी क्रिस्टल पूर्ण परिक्रमण करे तो क्रिस्टल एक ही प्रकार की आकृति स्थिति में से 1 से अधिक बार आ जाए। यदि क्रिस्टल को किसी अक्ष पर एक पूर्ण परिक्रमण के दौरान एक ही
प्रकार की आकृति 2, 3, 4 बार प्रकट होती है तो उस अक्ष को द्विगुण, त्रिगुण, चतुर्गुण सममिति अक्ष भी कहते हैं, जो चित्र में यहाँ दिया गया है। मतलब ये है, अगर आप इस क्रिस्टल घुमाओगे ना ऐसा करके, अगर यहाँ ए है यहाँ बी है, घुमाओ आपको तो बाद में यहाँ क्या आ जाएगा, ए की जगह ए आ जाएगा, बी की जगह बी आ जाएगा। तो हम लोग इसी को ये मतलब ये वो अक्ष है जिसमें आप किसी क्रिस्टल को कितनी बार भी घुमाओ तो अपनी पूर्ण आकृति प्राप्त कर लेता है। उसे हम क्या बोलेंगे, सममिति का अक्ष, मतलब एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब आता है सममिति का केंद्र। किसी क्रिस्टल का सममिति का केंद्र क्रिस्टल के मध्य पाए जाने वाला वह बिंदु या केंद्र है जहाँ से एक दूसरे के सामने वाले फलक की दूरी समान है। ये आमने सामने वाले तल या फलक इस केंद्र के दोनों ओर होने चाहिए। विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल में भिन्न भिन्न प्रकार के सममिति तत्व पाए जाते। घनी क्रिस्टल में सबसे अधिक सममिति तत्व पाए जाते। इसमें 13 प्रकार के सममिति अक्ष है, 9 सममिति तल है और एक सममिति केंद्र है। इस प्रकार कुल मिलाकर घनी क्रिस्टल में 23 सममिति तत्व पाए जाते हैं। उसमें 9 क्या होंगे, 23 में से 13 सममिति अक्ष होंगे, 9 सममिति तल होंगे और एक सममिति केंद्र होगा। तो हम बोल सकते हैं कि सममिति केंद्र, अगर आपको देखना है, देख रहे हो डायग्राम आप, ये क्या है, केंद्र बिंदु है। जितनी दूरी इस फलक की है उतनी दूरी इस फलक की है, उतनी दूरी ऊपर वाले फलक की है, उतनी दूरी नीचे वाले फलक की है। मतलब सममिति केंद्र वह एक मध्य बिंदु होगा किसी भी क्रिस्टल में जिसमें कि आजू बाजू ऊपर नीचे फलकों की दूरी आपस में कैसी होती है, समान होती है। इस प्रकार हमने सममिति नियम में 3 बातें क्लियर करें। एक तो सममिति तल होता है, एक सममिति अक्ष होता है और एक सममिति केंद्र होता है। और उसने पूछा जाए तो घनी क्रिस्टल में कुल 23 प्रकार के सममिति तत्व पाए जाते हैं, जिसमें से 13 सममिति अक्ष होंगे, 9 सममिति तल होंगे और एक सममिति केंद्र होगा। अगर इन तीनों को योग करें तो हमारे क्या होगा, 23 सममिति तत्व पाए जाएंगे। इस प्रकार हमारा एक मोस्ट टाइम क्वेश्चन खत्म होता है जो क्रिस्टल विज्ञान के नियम थे। हमने इन क्रिस्टल विज्ञान के 3 नियमों को पढ़ा है। ये 3 नियम पेपर में अलग अलग भी आ सकते हैं, एक साथ भी आ सकते हैं या शॉर्ट नोट्स के बारे में पूछा जा सकता है। आपको यह तीनों नियम हमारे नोट्स में पेज नंबर 108 से लेके 112 तक मिल जाएंगे। ये पेज नंबर 112 तक ख़त्म हो जाता है। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ाई कर लो, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर में आएंगा। थैंक यू।